नमस्कार। शाम के 7 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों से। मैं हूं आपके साथ अनुपम। पहली बड़ी खबर देवरिया से है, जहां पर फतेहपुर नरसंहार के एक आरोपी अमरनाथ की जेल में मौत हो गई है। दूसरी बड़ी खबर बरेली से मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर चर्चा में है। मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञानवापी केस में कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं, बेईमानी की बात कही है। और तीसरी बड़ी खबर लखनऊ के ट्रिपल मर्डर से जुड़ी हुई है। ट्रिपल मर्डर में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम खुलासे किए हैं। देवरिया में पिछले साल हुए 6 लोगों की हत्या केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। देवरिया जेल में बंद अभियुक्त अमरनाथ तिवारी की मौत हो गई है। अमरनाथ तिवारी की फतेहपुर नरसंहार में गिरफ्तारी हुई थी। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर 2023 को जमीन के विवाद में 6 लोगों की हत्या हुई थी। 21 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमरनाथ तिवारी रिटायर आर्मी मैन थे। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जेल प्रशासन मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मृतक आरोपी अमरनाथ तिवारी अपने बेटे पवन तिवारी के साथ जिला कारागार में बंद था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बंदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग की बेल की डेट नहीं फिर से टल गई। सोमवार को डेट लग गई और हम लोग अभी घर जाने के लिए निकले हुए थे इधर से मार्केट वगैरह करने के बाद तो हम लोग को 7:30 बजे के लमसम फ़ोन आ रहा है कि तबीयत ख़राब है। और तबीयत ख़राब है, हम लोग जब वहाँ मेडिकल कॉलेज पहुँच रहे हैं तो वहाँ पता चल रहा है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये तो आए हैं तभी डेथ हो गई थी। तो ये पता नहीं क्यों अभी हम लोग 3 दिन पहले गए थे, पूरा स्वस्थ थे पापा। 2 अक्टूबर 2023 को देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में नरसंहार हुआ था और इसी जिला कारागार में एक अभियुक्त अमरनाथ तिवारी बंद थे, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल थी। उनकी इसी जेल कारागार में मौत हो गई है। हालांकि परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले के लिए सीजीएम को न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जांच का निवेदन भी किया है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ज्ञानवापी पर बेईमानी की जा रही है। मस्जिद को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा है कि मैं अपील अपने मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूं, अपनी अपनी जगह और अपने अपने प्रदेशों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया। बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती है। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है। अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए। दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन ने बिना नाम लिए मौलाना तौकीर रजा पर निशाना साधा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि ऐसे नफरती बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में नफरत फैलाना चाहते हैं और वो नफरती भाषण दे करके, नफरती बयानबाजी दे करके भारत के माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर देश का नुकसान है तो खुद हमारा नुकसान है, और अगर देश का भला होगा, देश तरक्की करेगा
तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी शहरी हैं, नागरिक हैं, उनकी भलाई होगी और उनकी तरक्की होगी। इसलिए ऐसे नफरती भाषणों से, नफरत फैलाने वाले सरगर्मियों से आदमी को दूर रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी दौरे पर थे। बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को वीएचपी कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया था। काला झंडा दिखाने को लेकर स्वामी प्रसाद का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि पहले विपक्ष सत्ता पक्ष को काला झंडा दिखाता था, आज सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को काला झंडा दिखा रहे हैं। सत्ता पक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से डरा हुआ है। प्रसाद मौर्य विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष के लिए भारी कर रहे हैं और भय का कारण बने हुए हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग, पहले विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को काला झंडा दिखाते थे, आज सत्ता पक्ष के लोग, डबल इंजन की सरकार के लोग आज स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखा रहे हैं। इसका मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य डबल इंजन सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जगतगुरु रामभद्राचार्य को लेकर विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामभद्राचार्य को राम मंदिर जाना चाहिए था, लेकिन वहां न जाकर वो अस्पताल पहुंच गए। इसका मतलब विज्ञान सत्य है। अगर राम में वो ताकत होती तो वो अस्पताल न जाकर राम के यहां चले गए होते। रामभद्राचार्य जी तो राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहाँ न जाकर के वो अस्पताल पहुँच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और वैज्ञानिक ताकत, विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से। आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को मेरठ से गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र 2021 से रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी आईबीएसए के पद पर तैनात था। सत्येंद्र पर आईएसआई के हैंडलर्स को भारत के दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने का आरोप है। एटीएस मेरठ यूनिट में पूछताछ में सत्येंद्र ने जासूसी की बात कबूल की है। दरअसल आईएसआई एजेंट सत्येंद्र हापुड़ का रहने वाला है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है। तो कौन है आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल? हम आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। भारतीय दूतावास में तैनात था। 2021 से रूस के मॉस्को में तैनात था सत्येंद्र। इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर यह तैनात था और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी देने का इस पर आरोप लगा है। फिलहाल हम उसकी गांव में हैं और उसके घर के बाहर हैं। यहाँ पर देखिए, जब से सूचना गांव में फैली तभी से यहाँ पर गांव वालों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई। ये सत्येंद्र सिवाल का जो है घर बताया जा रहा है। घर के अंदर उसके माँ बाप के अलावा एक भाई भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी घर में कोई नहीं है, घर बाहर से बंद है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ हापुड़ पुलिस की भी एक टीम पहुँची थी और गाँव वालों से पूछताछ की थी। ना तो हमें यूँ लगा भाई क्या करें, ये क्या करें, ऐसे ढंग का है, आगे इसका कर्म है, जो कुछ है इसका ईमान जान है। पढ़े हम पढ़ें वैसे भी। अरे वैसे परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में इसका एक इसका भाई है, 2 इससे अलावा एक इसकी मम्मी है और लड़की तो शादीशुदा हो गई। अच्छा, तो परिवार कहाँ है अभी? पता नहीं जी, हम तो तुम्हारे साथ आए ना पीछे। तो देखिए, फिलहाल अभी घर में कोई नहीं है। जो लोग बता रहे हैं कि गांव में उसका स्वभाव ठीक था, घर के जो परिवार वाले हैं वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं रखते थे। फिलहाल गांव वालों का ऐसा कहना है। अब जिस तरह से एटीएस के आरोप लगे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पता चल पाएगा कि उसके पास कितने और सबूत हैं। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि बीते 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, 1-2 साल में लोग दंगों का नाम भी भूल जाएंगे। कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर लोग दंगों का नाम ही भूल जाएंगे। यानी दंगा मुक्त प्रदेश, एक सुरक्षित प्रदेश, एक बेहतर मॉडल सुरक्षा का प्रदेश के अंदर आज दिया गया है।
गोरखपुर में रोजगार मेले में 40,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है वो निराश न हो, उनको रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवाओं की विदेशों में भी डिमांड है। इसराइल 1200 लोगों का चयन के लिए आई थी, लेकिन 5000 युवाओं का चयन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में तेज गति से विकास हो रहा है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में नंबर 1 होगी। जो नौजवान आए हैं, किन्हीं कारणों से उनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, वे तैयारी करें। उनके लिए भी उस प्रकार के रोजगार के सृजन होंगे। हर हाथ को काम, ये ही है आज उत्तर प्रदेश का एक संदेश, और उसी संदेश के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का, ये नया उत्तर प्रदेश है। हर एक क्षेत्र में सफलता की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, नए मॉडल दिए जा रहे हैं। आज गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर लोग दूर दूर से पहुंचे हुए थे। सीएम ने तत्काल समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार कल 8वीं बार बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश करेंगे। उससे पहले आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हस्ताक्षर कर बजट दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। अनुमान के मुताबिक बजट 7.64 लाख करोड़ का हो सकता है। पिछले साल 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। साल 2024-2025 के बजट में राजस्व व्यय यानी वेतन, पेंशन आदि मदों में सबसे ज्यादा धन बढ़ेगा। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में साल 2022-2023 में 5.85 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। साल 2023-2024 के बजट में करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए का इजाफा कर 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया गया था। साल 2024-2025 में इसमें करीब 75,000 करोड़ की बढ़ोतरी का अनुमान है। न्यूज 18 से बातचीत में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का बजट विकास को गति देगा। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष हताश है। बजट प्रदेश के चतुर्मुखी विकास में सहायक सिद्ध होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला होगा और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला होगा। किसान हमारे मुख्य एजेंडे में है और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति प्रदान करने वाला बजट होगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में अपना भरोसा लगातार आगे बढ़ा चुकी है और हम ये बात कह सकते हैं 22 जनवरी में अयोध्या प्रभु रामलला के पदार्पण के बाद कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माहौल भगवामय है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, जो मिशन 80 का लक्ष्य है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में अभी तक किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं? क्या वो ये लक्ष्य पूरा? उत्तर प्रदेश में विपक्ष हाशिए पर है, हताश है, निराश है। उनकी जो गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में जानते हैं कि सरकारी ठेकों में लूट, भाई भतीजावाद और जिस ढंग से गुंडई और अराजकता दंगों का माहौल था, प्रदेश की जनता अब भी याद करके सिहर उठती है और उनको कभी माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट की खूबियां गिनाई। बजट में आगरा को क्या लाभ मिला, मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। याद करने का उद्देश्य याद करने का उद्देश्य
आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर नगर पहुंचे एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि पिछड़े दलितों और मुस्लिमों का हक छीनने वाले अखिलेश आज पीडीए की बात कर रहे हैं। मुस्लिमों का 20% वोट लिया और कुछ नहीं दिया। और पीडीए का जो नारा दे रहे हैं आज समझ में आया है, उसी पीडीए का हक किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने पीडीए का ही हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया, 20% वोट लिया। दिया क्या? जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, क्या दिया उनको? सिर्फ एक काम दिया है कि तुम मरो, जाओ, जहां तुम्हारा कब्रिस्तान है वहीं गड़ो, हम चारदीवारी बना देते हैं, वहां कोई जानवर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ दिया हो तो बता दीजिए। पिछड़ों को क्या दिया इन्होंने? पिछड़ों का हक लूटा। 27% रिजर्वेशन बांट करके देने की बात 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। 27% आरक्षण बांट करके सबको दिए होते तो आज राजभर का बेटा, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, बंजारा का, बहेलिया का, खंगार का, आरक का, वंशी का बेटा भी सिपाही होता, दरोगा होता। गाजीपुर एआरटीओ कार्यालय में दलालों का जमावड़ा रहता है, जो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर अवैध वसूली में लगे रहते हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दलाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पैसों की बात कर रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद एआरटीओ ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही। अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है हमारे वहाँ, अगर ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है तो हम इसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अभी हम जांच करवा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। वैसे तो मैं जब से मैं आई हूँ तब से ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो दलाल वाली संस्कृति है इसको पूरी तरीके से खत्म की जाए, और मैं इस पे नजर भी रखती हूँ। लेकिन अगर अभी भी कुछ ऐसी बात है तो वो भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि जल्दी ही खत्म हो जाएगी। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया गया। मामला नगर कोतवाली के चांदमारी का है। कई बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ढाकर खत्म कर दिया गया। एसडीएम सदर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बिना रजिस्ट्रेशन के ही अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। नोएडा में बीच सड़क पर रईसजादों ने जमकर हंगामा काटा है। मामला सेक्टर 50 का है। दर्जनों गाड़ियों में भरकर आए लड़कों ने पूरे सेक्टर में सड़कों पर खुलेआम हुड़दंग किया। गाड़ियों के हूटर बजाए और जमकर आतिशबाजी की गई। रईसजादों के हुड़दंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को सीज कर दिया है। यह मामला थाना सेक्टर 49 का है। सेक्टर 50 क्षेत्र में कुछ गाड़ियों के द्वारा हूटर बजाने एवं पटाखे छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। सेक्टर 49 पुलिस के द्वारा 2 गाड़ी को तत्काल कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सीज किया गया गाड़ी को। 1-2 गाड़ियां और जो संलिप्त हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। गाजियाबाद में एक महिला ने बीच रास्ते पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वैशाली इलाके में एक लड़की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए दिखाई दी। लड़की ने कई घंटे तक सड़क जाम करके ड्रामा किया। लड़की पहले तो बस में लोगों को चढ़ने नहीं दिया, उसके बाद लड़की एक कार के बोनट पर बैठ गई। लड़की ने कार को आगे जाने से रोक दिया। सड़क पर लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान सड़क पर जाम भी लग गया। ड्रामा करने वाली लड़की मानसिक रोगी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने लड़की को उसकी मां के हवाले कर दिया। ये महिला मानसिक रूप से बीमार है और इनका इलाज भी चल रहा है। इस प्रकरण में अवगत कराना है कि आज भी यह महिला द्वारा महागुन मॉल के आसपास पुनः ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। तत्काल पुनः पिंक बूथ वैशाली द्वारा इनको इनकी मां के सुपुर्द कराते हुए इनको IHPAS शाहदरा में पुलिस की मदद से, गाजियाबाद पुलिस की मदद से भर्ती कराया गया है। जालौन में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। माधोगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसे का लालच देकर यह गिरोह हिंदुओं का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराते थे। मामला माधोगढ़ थाना के खुदातपुरा का इलाके का है। पुलिस ने मौके से एक बोलेरो गाड़ी से 100 बाइबल, क्रॉस और ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें बरामद की हैं। खुदातपुरा गांव जो माधोगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें 2 लोग बाहरी आकर के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं,
जिस पर मेरे द्वारा थाने को बताया गया, जिस पर जो है थाना प्रभारी कोतवाली माधवगढ़ मौके पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को तथा और 4-5 लोग जो मौजूद थे सभी को जो है यहाँ पर थाने पर लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में सत्ता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया में सामूहिक विवाह में हुए फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रहे समाज कल्याण निदेशक के मुताबिक 200 से ज्यादा लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। मामला मनियर ब्लॉक क्षेत्र का है। लड़कियां खुद ही अपने गले में वरमाला डालती दिखी थीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला 25 जनवरी को हुए 568 जोड़ों की शादी का है। इस फर्जीवाड़े को लेकर 4 अधिकारियों समेत 15 लोग गिरफ्तार हुए थे। डीएम ने बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। दलालों की जो भी भूमिका रही है उसकी भी जांच चल रही है और उसमें करीब 8 ऐसे दलाल पाए गए जो कि उसमें इन्वॉल्व थे। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा के उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सर टोटल शादी कितनी हुई थी और कितने अपात्र पाए गए? अभी 567 टोटल शादी जैसा कि हमें अवगत करवाया गया समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कुल करवाई गई है। इसमें अभी जैसा मैंने बताया 200 से ऊपर के करीब जो है फर्जी पाए गए थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।